था बेटे, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, उसके न्यूमेरिकल कर लिए थे। आज का टॉपिक है आपका न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऑलरेडी हम सेकंड लॉ डिस्कस कर चुके हैं, उसके न्यूमेरिकल हम पढ़ चुके हैं। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, it states that, लिखेंगे, it states that every action have equal and opposite reaction। सभी को पता था आप लोगों को। It states that every action have equal and opposite reaction, but you know, but they do not cancel out each other। बेशक आप इसको डेफिनेशन के साथ ना लिखें, पर याद रखें एक्शन और रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होते हैं बेटे, पर एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। आपको भी पता है, लेटरली आपका किसी से झगड़ा हो गया, आपने उसके ऊपर फोर्स लगाई, एक दिया, है ना, दैट्स द एक्शन। रिवर्स में उसने भी दे दिया, दैट्स द रिएक्शन। पर क्या उससे पहले का जो डिस्कम्फर्ट जोन था वो बेशक दूर हो गया, ऊपर पेन तो दूर नहीं हुआ होगा, दैट रिमेन्स सेम। व्हाट इज द कॉज दैट दे डू नॉट कैंसिल आउट ईच अदर? बैलेंस करते हैं वो, कैंसिल नहीं करते। थोड़ा सा इसमें लेटर जो डिफरेंस है वो समझ लें, बैलेंसिंग में और कैंसिल आउट होने में अलग अलग चीज है। बैलेंस तो कर दिया, कैंसिल नहीं किया, क्योंकि एक्शन अलग बॉडी पे हो रहा है, रिएक्शन अलग बॉडी पे हो रहा है। जब दोनों चीजें लगी अलग अलग बॉडी पे रही हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। जैसे आप कहते हैं कि एक मार्कर को दोनों तरफ से खींचा जा रहा है, नेट फोर्स कितनी लगी? 0, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। अगर दोनों तरफ इक्वल फोर्स है तो एक ही बॉडी पे थी तो कैंसिल कर दिया, क्लियर होगी। लेकिन अब एक्शन पहली बॉडी पे, रिएक्शन दूसरी पे। जैसे आप यूं कंसीडर कर सकते हैं, एक बॉडी ये थी बेटा फर्स्ट, एक बॉडी ये थी सेकंड। जैसे इनके बीच में कोलिजन हुआ, मान लिया इस फोर्स ने, पहली ने दूसरे पे फोर्स किया, तो दूसरा क्या करेगा? पहला तो लगा रहा है दूसरे पे और दूसरा लगा रहा है पहले पे, हैं दोनों इक्वल एंड अपोजिट, पर एक्शन अलग बॉडी पे हो रहा है, रिएक्शन अलग पे हो रहा है। एक्शन तो पहले ने लिया, किस पे? दूसरे पे। दूसरे ने रिएक्शन दिया, किसको? पहले। तो एक्शन तो हुआ सेकंड पे, रिएक्शन हुआ फर्स्ट पे, हुआ इक्वल, इसलिए वो कैंसिल नहीं करते। फर्स्ट की वजह से सेकंड चल पड़ा और सेकंड की वजह से फर्स्ट चल पड़ा। समझ में आ गई है बात? दैट इज, मैथमेटिकली इसको लिखेंगे बेटा, F12 is minus F21, F12 is minus F21। proof for the same, क्या कह रहे हैं? प्रूव करो इसको। लेट अस कंसीडर of two particles, two bodies with linear momentums P1 and P2। मान लिया एक सिस्टम है हमारे पास, टोटल सिस्टम में सिर्फ दो ही बॉडी हैं, एक 1 और एक 2, जैसा कि मैंने डायग्राम में दिखाया। इनको डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने जानबूझ को एक को रेक्टेंगल ले लिया है, एक को सर्कल ले लिया है, ताकि आपको डिफरेंशिएट। हमारे सिस्टम में सिर्फ दो ही बॉडी है,
पहली और दूसरी, पहली भी मूव कर रही है, पहली का लीनियर मोमेंटम है p1 वेक्टर। लीनियर मोमेंटम का फार्मूला मास इनटू वेलोसिटी, पहले का मास पहले की वेलोसिटी, दूसरे का लीनियर मोमेंटम है p2। लेट अस कंसीडर ए सिस्टम ऑफ टू बॉडीज विद लीनियर मोमेंटम p1 एंड p2 such that total linear momentum is टोटल लीनियर मोमेंटम कितना होगा बेटा, p एंड इज इक्वल टू p1 प्लस p। ये कब होता है, इट स्टेट्स दैट एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक चीज अंडरस्टूड होती है यहाँ पे कि हमारा जो सिस्टम है वो कैसा है, आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड, सिस्टम के अंदर ही हो रहा है जो कुछ हो रहा है। आप चाहे यहाँ लिख सकते हैं बट दे डू नॉट कैंसल आउट द इफेक्ट ऑफ ईच अदर इन आइसोलेटेड सिस्टम। लिख लो वैसे, इन आइसोलेटेड सिस्टम, जस्ट इन आइसोलेटेड सिस्टम। माइनस साइन का मतलब हम वेक्टर में पढ़ ही चुके थे, सिर्फ डायरेक्शन से। यहां ध्यान करें एक चीज और, ये जो ब्रैकेट में लिखा गया है ये जरूरी नहीं है कि आप डेफिनेशन में लिखें। मैंने जानबूझ के वहां लिखवाया है ताकि डेफिनेशन रटते वक्त आप ये चीज ध्यान कर लें कि एक्शन और रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट है, पर कैंसिल नहीं करते। क्लियर? हमारे पास एक सिस्टम है, उसमें दो पार्टिकल हैं, दोनों का अपना अपना लीनियर मोमेंटम है, पहले का p1 है दूसरे का p2 है, तो टोटल ये हो गया। इफ देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ क्या बताता है बेटा, F इज इक्वल टू dp बाई dt। F कितना होना चाहिए, dp बाई dt। वैल्यू पुट करते हैं बेटा, d बाई dt, p की वैल्यू p1 प्लस p2। रीओपन द टर्म, आप चाहें तो इसको नेक्स्ट लाइन में लिखें, dp1 प्लस dp2 बाई dt। F इज dp बाई dt, इसने बताया ये dp1 बाई dt प्लस dp2 बाई dt, that is dp1 by dt plus dp2 by dt। Then ध्यान करें बेटा, F वेक्टर इज इक्वल टू dp1 by dt प्लस dp2 by dt। ये आ गया था मेरे पास। और F वेक्टर इज F1, बेटा dp बाई dt f है, तो dp1 बाई dt क्या होगा, f1 प्लस f2। f1 का मतलब बेटे फोर्स ऑन 1, f2 का मतलब फोर्स ऑन 2। इन आइसोलेटेड सिस्टम, अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो एक्सटर्नल फोर्स तो क्या होगी, जीरो। F तो जीरो होना चाहिए, बाहर से कुछ अप्लाई हो ही नहीं रहा। दैट मीन्स F1 प्लस F2 ये जीरो। F1 प्लस F2 इज इक्वल टू जीरो। और F1 वेक्टर इज माइनस F2 वेक्टर। अब बेटे बाहर से तो हम फोर्स लगा नहीं रहे, तो 1 पे किसने लगाई होगी, 2 ने। खुद से अपने आप कोई बॉडी फोर्स नहीं लगाती अपने आप पे। आप प्रैक्टिकल एग्जांपल है उसका, अगर आपके पास सोशल या फैमिली प्रेशर ना हो तो तुम नहीं 5 मिनट भी पढ़ो, सेल्फ पे कोई बॉडी फोर्स नहीं लगा सकती। F1 सिस्टम में दो ही पार्टिकल है, बाहर से फोर्स लग नहीं रही, तो F1 फोर्स ऑन 1 किसने लगाई, 2 ने। और 2 पे किसने लगाई, 1 ने। तो इसी को हम लिख देते हैं फर्दर, दैट मीन्स F1 2 इज माइनस F2। इसी चीज
याद ना रहे तो आप लिख सकते हैं F12 का मतलब है बेटे फोर्स ऑन 1/2। F21 का मतलब है बेटे फोर्स ऑन 2/1। The numerical based on impulse, a ball of mass 20 gram hits a wall। मास दे दिया बेटा, न्यूमेरिकल नंबर है ये 16। मास ऑफ द बॉल इज 20 ग्राम at an angle of incidence 45 degree with a velocity of 15 meter per second। All these things are given to us। Rebounds at 90 degree to the direction of incidence। Calculate the impulse received by the ball। ठीक है बेटा, देखेंगे आंसर है 0.3√2। एक ये दीवार है कोई, एंगल ऑफ इंसिडेंस बेटा हमेशा नॉर्मल के साथ काउंट होता है, पता होगा इतना सा तो 9th 10th में ऑप्टिक्स पढ़ा होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े होंगे। ये नॉर्मल है, ये दीवार है। ये कह रहा है एक बॉल आके टकरा रही है यूं, ये एंगल है 45 डिग्री, टकरा के वापस निकल जाती है एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द इंसिडेंट वैल्यू। यानी जिस डायरेक्शन में आई थी उससे 90 डिग्री के एंगल पे, यहां ओबियस है ये भी क्या होगा फिर 45 डिग्री, टोटल एंगल 90। इस u के बेटा दो कंपोनेंट्स होंगे, ये वेलोसिटी भी u है, ये कह रहा है रीबाउंस विद द सेम स्पीड, जिस स्पीड से आया उसी से चला गया पर वेलोसिटी बदल गई क्योंकि डायरेक्शन अलग है। तो हम इसको कंपोनेंट्स में रिजोल्व करेंगे। पहले के लिए कितने आगे देखेंगे, यहां ये एंगल 45 है तो ये भी 45। इस वेलोसिटी को आप रिजोल्व करें इस तरफ u cos थीटा, इस तरफ u sin थीटा। इसको रिजोल्व करें बेटा, इस तरफ u cos थीटा, इस तरफ u sin थीटा। इंपल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटे, वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन होती है तो उसके कंपोनेंट्स होते हैं। तो अब हम कंपोनेंट निकालेंगे, x में कितने चेंज हुए और y में कितने। ध्यान करें, अलोंग x एक्सिस इंपल्स का फार्मूला बता pf माइनस pi, फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल लीनियर, और j इज इक्वल टू, अब वैल्यू लिख रहा हूं मैं, वेक्टर हटा दिया मैंने, pf फाइनल किस तरफ है, इस तरफ, क्योंकि बॉल टकरा किस तरफ आ रही है, फाइनल की डायरेक्शन ये है एक्स एक्सिस में, mu cos थीटा माइनस इनिशियल किस तरफ था, उधर जा रहा था बेटा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, और ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव। अब आपकी मर्जी है, किसी एक को पॉजिटिव ले लो और एक को नेगेटिव। मैंने मान लिया कि ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, माइनस mu cos थीटा। डायरेक्शन हटा दी ना, डायरेक्शन यूज कर दी सीधी, j इज इक्वल टू 2mu cos थीटा, j इज इक्वल टू 2 एज इट इज बटे m की वैल्यू 20 ग्राम बेटा SI में बदलेंगे, दैट इज 20 इंटू 10 पावर माइनस 3। u की वैल्यू बेटा 15 cos 45 बटे 15 टू जा 30, सभी को पता होगा ना, 600 10 पावर माइनस 3 इंटू 1/√2। 600 को देखो अब कैसे लिखते हैं आप, 2 इंटू 3 10 पावर माइनस 1 इंटू 1/√2,
सिर्फ आंसर को टैली करने के लिए, नहीं तो मैं यही लिख लेता हूँ, वही आंसर आ जाता है। √2 से ये कैंसिल, 0.3 √2, 10⁻⁻1 थी 0.3, 2 से ये कैंसिल हो गया, √2 है 0.3 √2। कई बार रहता है सर ये तो x का था, y का कहां गया, ध्यान करेंगे, वो भी मैं लिखवा देता हूं एक ही लाइन है, along y एक्सिस। y एक्सिस पे क्या है बेटा, पहले भी नीचे आ रही है, वो देखेंगे u sin थीटा पहले भी नीचे आ रहा है और टकराने के बाद भी नीचे आ रहा है, तो जे वाई कितना होगा, mu sin थीटा, डायरेक्शन सेम है बेटे, mu sin थीटा 0, दोनों ही केसों में डायरेक्शन सेम है, तो जे वाई कितना आ गया 0। बेसिकली ये जो जे था ये कौन सा था, जे एक्स, पर इसको मैंने जे एक्स नहीं लिखा क्योंकि टोटल भी यही है, इसलिए इसको सिर्फ जे लिख दिया, जे वाई 0। देयर इज नो मोमेंटम चेंज अलोंग वाई एक्सिस, ओनली मोमेंटम चेंज अलोंग एक्स एक्सिस। नेक्स्ट देखेंगे बेटे, नेक्स्ट देखेंगे बेटा, the initial speed mass of 5 meter per second, a force act for this much, एक ग्राफ हमें दे दिया है, he says the mass of the body is 2 kg, initial speed is 5 meter per second and a force act on it like that. इस तरफ फोर्स है बेटे, मूव बढ़ रही है, वैल्यूज आर गिवन टू अस, सम ऑफ द 1 2 3 A E B C D. Instead of that, the values are given to us. Mass of the body is 2 kg and initial speed of body is 5 meter per second. What is the impulse of the force and also find the speed of the body. Impulse of force बताना है बेटे और स्पीड ऑफ बॉडी बतानी है बेटे। इंपल्स था फोर्स इनटू टाइम, बेसिकली ये फोर्स टाइम ग्राफ है, तो इसका एरिया जो होगा वो किसके बराबर होगा, इंपल्स के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मे राइट डाउन, वी नो इंपल्स इज जे इज एरिया ऑफ एफटी ग्राफ। जो एफटी ग्राफ का एरिया है वही इंपल्स है। क्लियर होगा, कितना हो जाएगा देखते जाए अब एरिया। बेटा ये ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल, पैरेललोपाइड रेक्टेंगल, सबका सम A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। A1 प्लस A2 प्लस A3 डिपेंड ऑन शेप बेटा, अलग अलग कर लिया हमने उनको। एंड इज A1 1/2 बेस into height,
1/2 लेंथ इंटू ब्रेथ, 1 + 3 1 3, then 1/2 sum of parallel sides 3 2 into perpendicular distance 2.5 से 3 plus A4 अगेन लेंथ 3 से 4 या ब्रेथ जो भी आप कहेंगे, हाइट है 2, टेलीग्राफ डन 2.25 plus 4 plus 5/4 3 + 2 5 5/4 1.25 plus 2 4 to 6 8 9.50, देखो कितना आ रहा है, ये है फाइनल मोमेंटम 9.50 आया होगा शायद, पर आंसर इतना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास कुछ इनिशियल मोमेंटम है, कितना mu, हमें क्या चाहिए? चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इंपल्स, इंपल्स क्या था? चेंज इन लीनियर मोमेंटम। कैलकुलेट करो दोनों चीजों को जल्दी से। बॉडी की स्पीड बताओ, देखो A1 इसका एरिया, A2 इसका, A3 A4 ऐड किए, आंसर आ गया। अब ये कह रहा है कैलकुलेट द फाइनल स्पीड ऑफ द बॉडी। फाइनल स्पीड फिर से क्या होगी बेटे? कैलकुलेट द impulse of the force and also find the speed of the body at the end of 4 सेकेंड। अब स्पीड कितनी है? इंपल्स का सीधा सा फार्मूला था मास इनटू वेलोसिटी, मास उसने दे रखा है, वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कर दोगे सारे? हाँ तो भरोगे, नहीं हो तो दोबारा पूछ लियो भाई, पर ट्राई करो एक बार। इंपल्स का फार्मूला क्या है? J इज PF माइनस PI। J कितना आ गया अपने पास? 8.50, PF MV, PI MU दे रखी है ये वैल्यू। 8.50 M2V माइनस 2 × 5 10, क्लियर है? 2V इज इक्वल टू, ये 10 इधर आया तो ये ऐड हो गया 18.5, V इज 18.50/2 9.25 मीटर पर सेकेंड। स्पीड है ना, तो वेलोसिटी इज 9.25 मीटर पर सेकेंड। फोर्स अप्लाई करने से बेटा वेलोसिटी इंक्रीज हो गया, कितना हो गया अब? 9.25 मीटर पर सेकेंड। Now application of Newton's third law of motion। न्यूटन थर्ड लॉ हमने पढ़ लिया, तो उसका बेनिफिट क्या हुआ एक्शन एंड रिएक्शन का, वो हम डिस्कस करेंगे। एंड फॉर दैट द फर्स्ट टॉपिक इज apparent weight of a man in a lift। apparent weight of a man in a lift or elevator। apparent weight of a man in a lift। लिफ्ट और एलिवेटर बेटा सेम थिंग। वे आप वेट अपना कैसे करते हैं सभी को पता होगा वो फुली, पर शायद उसका प्रोसीजर ना ध्यान हो। हम वेट मेजर करने के लिए क्या करते हैं? वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हो जाते हैं,
आपने ऑब्जर्व किया हो, अगर हम थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करें अपने पैरों को तो मशीन की रीडिंग चेंज हो जाती है। अगर आप थोड़ा सा भी शेकिंग हो, बिल्कुल फिक्स ना रहे, जैसे ही आप हिलते हैं आपका वेट भी चेंज हो जाता है। इज दैट पॉसिबल कि आपके हिलने से आपका वेट चेंज हो जाए पर मशीन की रीडिंग चेंज हो जाती है? इसका मतलब क्या हुआ बेटे? इसका बेसिक मतलब ये है कि जब आप मशीन के ऊपर खड़े होते हैं तो आपने मशीन के ऊपर फोर्स लगाई, दैट इज एक्शन। मशीन ने आपके ऊपर रिएक्शन लगाई और जितनी उसने रिएक्शन लगाई वही क्या किया उसने, आपको रीडिंग दे दी। जो आप वेट की रीडिंग आप बोलते हैं कि आपको फील हो रहा है कि ये मेरा वेट है, बेसिकली वो रिएक्शन फोर्स है उस वेइंग मशीन की आपके ऊपर। जैसे ही आप चेंज करते हैं, भाई आप एक्शन चेंज करते हैं, आप एक लेग पे खड़े हो गए, वेट बदल गया, पर हमें पता है अपना वेट तो उतना ही रहना है। तो बेसिकली चेंज क्या हो रहा है? रिएक्शन। एक्शन बदल गया, रिएक्शन बदल गया। तो हमारा जो जिसको हम कह रहे हैं कि ये हमारा वेट है, दैट इज नथिंग बट द रिएक्शन फोर्स बाय द वेइंग मशीन। वेइंग मशीन ने जो हमारे ऊपर रिएक्शन दी वो रीडिंग आ गई। रिएक्शन कितनी दी? जितनी हमने उसके ऊपर एक्शन फोर्स लगाई, क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। जब हम अपने अंदर मूवमेंट करते हैं, मिलते हैं, तो बेसिकली हम एक्शन को चेंज कर देते हैं। एक्शन चेंज होगा, रिएक्शन चेंज हो जाएगी। क्लियर? तो हो क्या रहा है बेसिकली, आप इसको यूं समझिए। लिफ्ट तो सबने देखी होगी, एलिवेटर देखा होगा से, ये वेइंग मशीन थी यहाँ पे, ये फ्लोर पे रखी हुई थी, ये वो पर्सन था जिसका वेट करना था। जैसे ही आप यहाँ नीचे इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, दैट इज द एक्शन, वेट ऑफ द बॉडी mg। ये वेइंग मशीन आपके ऊपर रिएक्शन लगाती है। mg तो है आपका एक्चुअल वेट, उतना ही रहता है हमेशा, रिएक्शन बदलता रहता है। रिएक्शन का मतलब जो मशीन में रीडिंग आ रही है, और इसको हम बोलते हैं अपेरेंट वेट। अपेरेंट वेट का मतलब है रीडिंग ऑफ मशीन, mg का मतलब है एक्चुअल वेट। लेट ए पर्सन of mass m stands on a weighing machine in a lift। और वो वेइंग मशीन अब लिफ्ट में रखी है, तो क्या होगा? पहला केस, लिफ्ट इज एट रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। बेशक चल भी रही हो, चल रही है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो है। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो हमें पता है एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उसने mg उसके ऊपर एक्शन लिया और रिएक्शन लग गया एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी है r किसके बराबर होगा? mg। जितनी अपवर्ड फोर्स लगेगी उतनी डाउनवर्ड्स लगेगी। दैट मींस अपेरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट। यानी मशीन वही रीडिंग देगी जो हमारा एक्चुअल वेट है। बी पार्ट, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड्स। अब लिफ्ट वर्ड नहीं लिखा मैंने, मूविंग अपवर्ड्स विद एक्सेलरेशन ए। जो हमने डायग्राम बनाया था यही डायग्राम दोबारा बनाएंगे आप। पहले डायग्राम में तो आप यहां लिख देंगे ए ई जीरो, ध्यान करें, पहला डायग्राम ए जीरो। दूसरा डायग्राम एज इट इज बनाएंगे और यहां लिख देंगे ए अपवर्ड्स। ये पहला डायग्राम, मेरी तरह फर्स्ट सेकंड नहीं लिखना है आपको। ये दूसरा डायग्राम, क्योंकि मैं ए जीरो ने रब कर दूंगा। ठीक है, पहले में ए जीरो लिख देना है, दूसरे में ये हटा दिया और ये बनाया ए मूविंग अपवर्ड्स, यानी पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है। बेटा बॉडी किस तरफ जाती है? जिस तरफ फोर्स लग रही हो।
यानी नेट फोर्स किस तरफ लग रही है, ऊपर की तरफ। और फोर्स का फार्मूला न्यूटन सेकंड लॉ, मास इनटू एक्सेलरेशन। हियर नेट फोर्स इज, बेटा बॉडी के ऊपर दो फोर्स लग रही है, आर ऊपर लेके जा रहा है, mg नीचे, तो नेट फोर्स कितना होगा, आर माइनस mg। ऊपर तभी तो जा रहा है जब आर ज्यादा है, दैट मीन्स ma इज आर माइनस mg। दैट मेक्स, हमें तो आर चाहिए था, आर इज ma प्लस mg। एक्चुअल वेट तो था mg, पर अपेरेंट वेट ma और ऐड हो गया उसमें, दैट मीन्स अपेरेंट वेट इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेट। यानी कोई पर्सन हो तो होगा 60 kg का, किलोग्राम वेट का, पर रीडिंग आएगी 72। कब, जब लिफ्ट ऊपर जा रही है। ऊपर जाते वक्त अगर वो लिफ्ट में अपने वेट करने लग गया तो मशीन उसका वेट ज्यादा दिखाएगी, उसको ओवरलोड दिखाएगी। क्लियर। थर्ड केस, डायग्राम फिर बदला। क्या बदला आपकी बार डायग्राम में, एरो लगा दिया बेटा नीचे की तरफ, बताया सिस्टम नीचे आ रहा है विद एक्सेलरेशन ए, सिस्टम इज मूविंग डाउनवर्ड्स विद एक्सेलरेशन ए। इज दैट क्लियर। अब की बार क्या होगा, नीचे आ रहा है तो टोटल फोर्स तो नीचे की तरफ लग रही है, mg नीचे खींच रहा था, आर ऊपर, हम कह रहे हैं टोटल फोर्स नीचे है, दैट मींस हियर, ये लिख भी दो बाय वर्ड्स, मूविंग डाउनवर्ड्स, मूविंग डाउनवर्ड्स विद एक्सेलरेशन ए, ए एक्सेलरेशन से वो नीचे आ रहा है। ऐसे केस में नेट फोर्स कितनी होगी, नेट फोर्स ma इज इक्वल टू mg माइनस आर, ध्यान करना mg माइनस आर, क्योंकि mg नीचे लग रहा था, आर ऊपर लग रहा था, टोटल फोर्स नीचे लग रही है, तो कितनी बची नेट फोर्स, हायर में से स्मॉलर वन सब्ट्रैक्ट होगी, दैट मेक्स आर इज इक्वल टू mg प्लस ma। उसका एक्चुअल वेट कितना था mg, दिखाई कितना दे रहा है, ma और ऐड हो गया, अरे ma और सब्ट्रैक्ट हो गया, यानी हो तो होगा वो 60 kg वेट का, पर उसका वेट दिखाई देगा 48 kg वेट, कम दिखाई देगा, जितना है उससे कम अपीयर होगा, दैट मींस अपेरेंट वेट इज लेस देन एक्चुअल वेट, है ज्यादा दिख कम रहा है। देखो बड़ा, तीन केस हमने पढ़े। पहला, लिफ्ट या तो चल ही नहीं रही, चल रही है तो स्पीड सेम रहती है, तो एक्चुअल रीडिंग दे रहा है। लिफ्ट ऊपर जा रही है तो अपेरेंट वेट बढ़ जाता है, जो मशीन रीडिंग दे रही है वो ज्यादा दे रही है। मशीन नीचे आ रही है लिफ्ट, तो उसका जो अपेरेंट वेट है वो कम हो जाता है, और नीचे आते वक्त अगर रस्सी टूट जाए तो लिफ्ट की, सी का ये फर्दर पार्ट है ये, इफ ए इज जी, नीचे आते वक्त अगर लिफ्ट की रस्सी टूट गई तो किस एक्सेलरेशन से नीचे आएगी वो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। ए और जी बराबर हो जाएंगे, ए और जी बराबर हो जाएंगे तो आर कितना हो जाएगा, 0, मीन्स वेटलेसनेस इज देयर। बॉडी का वेट ही नहीं होगा। हमें भी पता है, एक बाल्टी को पानी से भर के आप नीचे छोड़ो, ड्रॉप करो, जब तक वो नीचे आके अर्थ से नहीं टकराती, या आपकी जो वायर है वो स्ट्रेच नहीं हो जाती, आपको उसका वेट फील नहीं होता। कोई भी बॉडी जो नीचे गिर रही है उसका वेट 0 होता है, अपीयर टू बी 0। आप कितना भी हैवी सूटकेस लेके जंप करो, छत से बॉक्स लेके जंप करो, जब तक आप अर्थ पे नहीं आके गिरते आपको उसका वेट फील नहीं होगा। क्लियर है। एक्स्ट्रा है अब ये लास्ट पार्ट है जो, अगर वो नीचे आ रहा हो विद एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जी तो क्या होगा, नीचे आ रहा है और आते वक्त उसकी जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी से भी ज्यादा है, आर नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, देखा है आपने, कार्टून देखते हैं आप,
कार्टूनों में कई बार एलियंस आ जाते हैं, और जो एलियंस आते हैं बेटा वो यहाँ रूफ पे स्टैंड ना करके, सॉरी ग्राउंड पे स्टैंड ना करके, कई बार आपने देखा हो रूफ के साथ स्टैंड करते हैं यहाँ ड्यूरिंग लैंडिंग। कब? व्हेन देयर एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन जी डाउनवर्ड, क्योंकि अपेरेंट वेट एम ए ज्यादा होगा, आर एम जी माइनस एम ए बड़ा है एम जी छोटा है, तो वेट कम हो गया, अब वो अपलिफ्ट करेंगे और वो ग्राउंड पे रहने की बजाय छत के साथ जाके चिपक जाए। ऐसा कब होगा? जब वो नीचे गिर रहे हो विद एक्सेलरेशन ए ग्रेटर देन जी। क्लियर है? नोट कर लेंगे, स्टिक विद द रूल। अगर ऐसे में उसके अंदर कोई बॉडी पड़ी होगी तो वो जाके डायरेक्ट छत के साथ चिपक जाएगी।